Hey everyone, Assalamu alaikum to all of you, and I welcome to all of you on Study Station. Ladies and gentlemen, हम एक सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर and we were trying to understand it thoroughly through the help of chronology or timeline. हम इस सब्जेक्ट को एक हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको डेट्स के ज़रिए जो कि 450 में शुरू होती है और प्रेजेंट तक चलती है, इनके ज़रिए सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। और आज जो हमने पीरियड डिस्कस करना है वो अपना सेकंड लास्ट पीरियड डिस्कस करना है। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस 6 पीरियड्स जो कि एंग्लो सेक्शन से शुरू होता है, फिर एंग्लो नॉर्मन, रेनेसां आता है, न्यू क्लासिकल आता है, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज आती है। विक्टोरियन एज हम डिस्कस कर चुके थे। विक्टोरियन एज के बाद जो अगला पीरियड आता है सेकेंड लास्ट नंबर 7 पे, वो पीरियड है मॉडर्न एज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मॉडर्न एज है क्या, लेट्स सी। मॉडर्न एज का बच्चे जो ड्यूरेशन है वो क्वीन विक्टोरिया के मरने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है और उसके बाद जो दौर शुरू होता है वो मॉडर्न एज का दौर शुरू होता है और ये तकरीबन 44 या 45 साल तक चलता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। द मॉडर्न पीरियड इज़ द पीरियड आफ्टर द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज 6th पीरियड है, उसके बाद का जो 7th पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इट बिगेन अराउंड 901 आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब ये जो पीरियड शुरू होता है वो 1901 में तकरीबन शुरू होता है जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, एंड कंटिन्यूड टिल 1945, और तकरीबन 1945 तक ये जारी रहता है। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू, जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म होती है उसके साथ ही इस पीरियड का भी एंड हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न एज। अब इस दौर को मॉडर्न एज, मॉडर्न पीरियड क्यों कहा गया है? बिकॉज लिटरेचर, सोसाइटी, साइंस एंड ह्यूमन थिंकिंग, दीज वर द 4 बेसिक पॉइंट्स जिसकी बेस पे इसको मॉडर्न एज कहा जाता है। इस एज का जो लिटरेचर था बाकी एजेस से वो काफ़ी डिफरेंट था, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस थे। मुआशरा टोटली तौर पे डेवलप हो चुका था, उसके अंदर काफ़ी हद तक तब्दीलियां आ चुकी थी। साइंस अपने अरूज पे पहुंची हुई थी, बहुत सी जो इन्वेंशंस थी, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स थे वो कामयाब हो चुके थे। एंड ह्यूमन थिंकिंग, और जब इतनी चीज़ें वजूद में आ जाती है तो इंसान की जो सोच होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इन 4 चीज़ों के अंदर जिद्दत आई, इन 4 चीज़ों के अंदर चेंज आया जिसने मॉडर्न एज को जन्म दिया, विच इज़ वन ऑफ द वेरी हिलारियस, वेरी डेंजरस एज आई थिंक सो। कि जैसे इंसानों की सोच चेंज हुई तो उसने एक ख़तरनाक ज़माने को जन्म दिया जिसको मॉडर्न एज कहा जाता है। चेंज ग्रेटली ड्यूरिंग दिस टाइम, ये चारों चीज़ें इस दौर के अंदर काफ़ी हद तक नहीं, बहुत हद तक चेंज हुई थी जिसकी वजह से मॉडर्न एज का जन्म हुआ। इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि वो कौन कौन सी रीजंस थी जिन्होंने मॉडर्न एज को जन्म दिया, तो वो हम रीजंस जान लेते हैं कि वो रीजंस कौन सी थी। एट द नंबर 1 यू हैव वर्ल्ड वॉर 1, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दुनिया की जो सबसे पहली जंग अजीम थी, यही वो वजह थी जिसने इंसानों की सोच को बदला था। अब आप बात करेंगे वर्ल्ड वार 1 कहाँ पे है, 1901 कहाँ पे है, तो 1901 से दौर शुरू हो गया, तो बैकग्राउंड के अंदर ये वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहे हैं। देखें जी, कोई भी जो एज स्टार्ट होती है वो उस वक़्त नहीं होती जब वो पीक पे पहुंच जाती है। इसकी बुनियाद वहाँ से लिया जाता है जहाँ पे असरात नज़र आ रहे होते हैं कि यहाँ से तब्दीली का आगाज़ हुआ था, एज हमेशा वहीं से शुरू की जाती है। सो द वेरी फर्स्ट बैकग्राउंड इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1, जो कि 4 से 4.5 या 5 साल तक चलती है। 1914 में स्टार्ट होती है और 1918 तक चलती है। द वॉर डिस्ट्रॉयड ओल्ड बिलीव्स एंड क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी।
इस वार ने जो पुराने अकायद बने हुए थे, सुपरस्टिशंस बनी हुई थी, सिर्फ इंसानों का ही कत्ल नहीं हुआ था, सिर्फ इंसानों, चीज़ों, अमारतों का ही क्या कहते हैं नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ यही चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इंसान के जो गलत अकीदे बने हुए थे, गलत बिलीव्स बने हुए थे, सुपरस्टिशंस बनी हुई थी, उनका भी इनके साथ ख़ात्मा हुआ था। एंड क्रिएटेड फीलिंग ऑफ फियर। और जब इन चीज़ों का नुकसान हुआ, सामने आया, चीज़ों का ख़ात्मा हुआ, तो इंसानों के अंदर एक एहसास पैदा हुआ। वो एहसास दो चीज़ों का था। नंबर वन इज़ फियर एंड नंबर टू इज़ अनसर्टेनिटी। एक डर का जो एहसास था वो इंसानों के अंदर जन्म लिया उसने, और दूसरा अनसर्टेनिटी, बेयकीनी का जो एहसास था उसने जन्म लिया। पहली जंग अज़ीम के बाद लोगों के अंदर दो डर पैदा हुए थे, एक फ़ियर, खौफ का, और दूसरा अनसर्टेनिटी का, बेयकीनी का। राइटर्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जब उनकी सोच चेंज हुई, जब उनके अंदर ये फीलिंग्स आई, ये डर आया, तो जो राइटर्स ने ना, उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया अबाउट द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कि रवायती इक़दार क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, इंसान की औकात क्या है। If we talk about the second basic reason, the second historical background, then the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वार है जी, इसके अंदर ये रीजंस भी आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर भी इनको ला सकते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार ये मॉडर्न एज का ख़ात्मा भी है, कि जैसे ही वर्ल्ड वार टू ख़त्म होती है वैसे ही मॉडर्न एज भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद लोगों की थिंकिंग टोटली तौर पे और हो चुकी थी। इट कॉज्ड ह्यूज सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। वर्ल्ड वार जो टू थी उसमें चाहे जानी व माली नुकसान इतना नहीं हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली आई थी वो मुआशरे के अंदर आई थी, वो सियासत के अंदर आई थी। लिटरेचर बिकेम मोर सीरियस एंड रियलिस्टिक। जब तब्दीलियाँ आती हैं तो जो लिटरेचर के ऊपर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। कोई फार्म और आ रही होती है तो वो जो तब्दीली आती है तो वो लिटरेचर की फार्म को भी बदल के रख देती है। तो पीछे से कुछ और फार्म्स चल रही थी, तो जब ये वॉर्स होती हैं तो जो लिटरेचर की फार्म है वो सीरियस हो जाती है, वो रियलिस्टिक हो जाती है कि इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 3, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस एज के आने की वजह टेक्नोलॉजी के अंदर काम था और साइंस के अंदर काम था, मीन्स कि इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी। न्यू इन्वेंशन चेंज्ड ह्यूमन लाइफ। इस दौर के अंदर, मॉडर्न एज के अंदर बहुत ज़्यादा ईजादात हुई, इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हुई थी। साइकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस लिटरेचर। अब इस दौर के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया था उसको जो सबसे ज़्यादा असर किया था वो साइकोलॉजी ने किया था। साइकोलॉजी इस एज की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझी जाती, सब्जेक्ट समझा जाता है, क्योंकि इस दौर के अंदर दो बड़ी जंगें हुई थी। वो दो बड़ी जंगें हुई तो उसने इंसानों की नफ्सियात को बदल के रख दिया था, इंसानों की सोच को बदल के रख दिया था, इंसानों के अंदर से फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया था। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के गिर्द घूमती। साइंस, साइंस तो खैर जी काफ़ी 100 साल पहले, 200 साल पहले उसने जन्म ले लिया था। इस दौर के अंदर तो वो अपने अरूज पे थी। एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ द फॉर्म ऑफ द साइंस। टेक्नोलॉजी आती है वो साइंस की वजह ही से ही आती है। तो इन तीन चीज़ों ने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इस एज के अंदर। इफ़ वी टॉक अबाउट द फोर्थ वन, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। जो रवायती वैल्यूज़ चल रही थी उसके अंदर ज़वाल आना शुरू हो गया था। जो एंशियंट कह लें या जो पुरानी रीत रवाज थे वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए थे। लोगों के अंदर अपनी सोच आ गई थी, लोग रियलिस्टिक हो रहे थे। जब लोग रियलिस्टिक होते हैं तो पुराने रीत रवाजों को, तहज़ीबों को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। दैट इज़ वाई कि इस एज के अंदर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनका डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। पीपल बिगेन टू डाउट ओल्ड रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज़। इस एज के अंदर लोगों ने क्या किया, शक करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, डाउट करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? नंबर वन इज़ रिलीजियस बिलीव, मज़हब के जो बिलीव थे उनके ऊपर, और सोशल आइडियाज़ जो समाज के अंदर ख्यालात बनाए गए उनके ऊपर सवाल करना, उनके ऊपर डाउट करना लोगों ने शुरू कर दिया। राइटर्स एक्सप्लोर्ड ह्यूमन स्ट्रगल्स एंड कन्फ्यूजन। इस दौर के अंदर जो राइटर्स थे उन्होंने दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। नंबर वन इज़ ह्यूमन स्ट्रगल, कि इंसान किस चीज़ में कितनी कोशिश कर रहा है,
और जिस चीज़ में कोशिश कर रहा है उसको उसके अंदर कामयाबी कितनी मिल रही है। तो पहले जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया वो ह्यूमन स्ट्रगल, एंड नंबर 2 इज़ कन्फ्यूजन, कि इतना कुछ करने के बावजूद भी जदीद दौर का जो इंसान है वो बड़ी ही परेशानी में रहता है, बड़ी ज़्यादा पेचीदगियों में रहता है, बड़ी ज़्यादा मायूस रहता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो इस चीज़ को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। तो ये 4 जो चीज़ें पॉइंट आ सकते हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक पॉइंट यानी कि इस एज को समझा, फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया। नंबर 3 यू कैन ऐड द बेसिक फीचर्स, कि जहाँ जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है, जहाँ जहाँ बुरी चीज़ें होंगी वहाँ वहाँ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जहाँ जहाँ नुकसान होगा वहाँ वहाँ फ़ायदा भी होगा। पीछे जितनी भी आपने चीज़ें की वो आपको एक गूस बम्स सा दे रही थी, मीन्स कि परेशान कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी। उसके साथ साथ इस एज के अंदर अच्छा क्या हुआ था, लेट्स सी इन द मेन फीचर्स। ब्रेक विद ट्रेडिशन, अब रवायात के अंदर ब्रेक आना, रवायात के अंदर डिक्लाइन आना, ये कोई बुरी बात भी नहीं होती। ज़माने के साथ दुनिया जैसे जैसे चेंज होती रहती है, यू मस्ट हैव टू चेंज विद द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया के साथ ख़ुद को तब्दील नहीं करते, यू कैन नॉट डेवलप योर सेल्फ, यू कैन नॉट गेट प्रोग्रेस। आप किसी भी शोबे के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिगर, तो आपको दुनिया के साथ उसका रंग अपनाना ही पड़ना है। दुनिया अगर ट्रेडिशंस वैल्यूज़ को ब्रेक डाउन कर रही है तो यू मस्ट हैव टू। दुनिया अगर रवायात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, दैन यू हैव टू गो विद द दुनिया। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आपको जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप वो एक रवायती अंदाज़ की ज़िंदगी जीते रहेंगे। जब आप रवायती अंदाज़ की ज़िंदगी जीते तो फिर आप रेग्रेट ही करते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इवन कि आपने कुछ किया ही नहीं, आप वो उस चेंज के साथ ख़ुद को आपने बदला ही नहीं। तो एट द एंड फिर आप रेग्रेट ही आपके हिस्से में आता है। ब्रेक विद द ट्रेडिशन, राइटर्स रिजेक्टेड मैनी ओल्ड विक्टोरियन रूल्स, जितने भी पीछे रूल्स चलते आ रहे थे इस दौर के राइटर्स ने उनको निगेट किया, इस दौर के राइटर्स ने उनको रिजेक्ट किया कि भाई वी हैव आवर ओन एटीट्यूड, वी हैव आवर ओन वैल्यूज़, तो हम उनको फॉलो क्यों करें। उनका नज़रिया और था, हमारी आइडियोलॉजी और है। सो वाई वी विल फॉलो दैम, कि उनको हम क्यों फॉलो करें। कोई एक रीज़न तो होनी चाहिए कि हर एक बंदे की मेंटालिटी और होती है, हर एक बंदे का चीज़ों को देखने का नज़रिया और होता है, तो फिर हम उनको फॉलो क्यों करें। दिस वाज द ब्रेक डाउन इन द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन पीछे से ही चलती आ रही थी। जो राइटर्स होते थे वो एंशियंट राइटर्स को फॉलो करते थे, उनकी मैथडोलॉजीज़, उनके डिसिप्लिन, उनके रूल्स फॉलो करते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना ही लिखेंगे, जिस तरह की भी हम लिख सकते। ये एक ब्रेक डाउन आया था। दे एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यू स्टाइल्स, इन्होंने लिटरेचर के अंदर न्यू फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। पिछलों को फॉलो नहीं किया, विक्टोरियन को फॉलो नहीं किया, इन्होंने अपने रूल्स, अपना स्टाइल लेके आए। दिस वाज द फर्स्ट चेंज। सेंस ऑफ लॉस एंड कन्फ्यूजन, वार्स क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लॉनलीनेस। तो राइटर्स ने कोशिश की कि अपनी राइटिंग के ज़रिए जो इंसानों के अंदर अनसर्टेनिटी चल रही है, जो फियर चल रहा है, जो इस तरह की फीलिंग्स चल रही है लॉनलीनेस की, उनको दूर किया जाए। And number 3, you have psychological interest. Writers focused on the human mind, thought and emotions. इस दौर के जो राइटर्स थे ना, उन्होंने ज़्यादा काम इन्हीं चीज़ों पे किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप देख लें, वो भी इसी दौर के अंदर आई थी, तो वो इन चीज़ों से डील करती है, ह्यूमन माइंड से, थॉट से, इमोशन से। तो राइटर्स ने इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि आपको पता है कि पीछे 2 वार्स हुई थी। जब 2 वार्स हुई तो इंसानों ने अकेला रहना शुरू कर दिया, डर गए। तो ये उनके लिए एक पिक पॉइंट था कि उन्होंने ज़हनों के ऊपर फोकस किया कि लोग ऐसे क्यों हो गए, वो ऐसा क्यों सोचना शुरू हो गए। नंबर 4, रियलिज़म। लिटरेचर शोड रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। पीछे भी ऐसा होता आ रहा था, लेकिन इस दौर के जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसलिए राइटर्स ने इस चीज़ को भी एक थीम बनाया, रियलिज़म को, कि मुआशरे के अंदर जिस तरह चीज़ें चल रही थी उन्होंने सेम टू सेम उसी तरह से चीज़ें दिखाई। एक्सपेरिमेंटेशन, इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर था, साइंस का दौर था, मॉडर्न एज चल रही थी, तो ये चीज़ तो होनी ही होनी थी। न्यू टेक्निक्स लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर इंट्रोड्यूस्ड। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी और भी स्टाइल्स, जो फॉर्म्स थी, वो इस दौर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए। पहले उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये थी जी कुछ चीज़ें। एट द एंड यू हैव 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इस इंपॉर्टेंट राइटर्स, इस एज के जो बहुत ही शाहकार किस्म के राइटर समझे जाते हैं वो आपके सामने
5 है। नंबर 1 इज़ W.B. येट्स। W.B. येट्स है जी आपके सामने, इन्होंने बहुत ही अच्छी पोइम्स लिखी। सेकंड कमिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ पोइम बाय W.B. येट्स। T.S. एलियट। T.S. एलियट जैसा पोइट आई हैव नेवर सीन। यकीन माने अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना तो पीछे जो 1600 साल की हिस्ट्री चली आ रही, बहुत बड़े बड़ों ने बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, लेकिन T.S. एलियट साहब ने मॉडर्न एज के अंदर जो द वेस्ट लैंड लिखी थी ना, उसका कोई सानी आपको कहीं किसी एज के अंदर नहीं मिलेगा। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ऑल टाइम यू कैन से। मॉडर्न एज के नज़रिए को नज़र में रखते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें लिखना कि आज तक वो चीज़ें सही साबित हो रही हैं। 100 साल पहले की लिखी हुई चीज़ आज के दौर के अंदर वही हो रही है। इस तरह का नज़रिया इस शायर ने पाया हुआ था। नंबर 3 was James Joyce, and number 4 one of the greatest writer, the novelist Virginia Woolf। Virginia Woolf was the one जिसने stream of consciousness को अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ किया था। एंड द लास्ट वन इज़ G.B. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। इनके अंदर आपको भी वो बहुत से मॉडर्न एज के जो हिंट्स हैं वो इसकी राइटिंग के अंदर मिलते हैं। और भी राइटर्स हैं लेकिन मेजर आपको ये 5 ही नज़र आएंगे। अगर लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें कि लिटरेचर के अंदर इस दौर के अंदर क्या काम हुआ, सो यू कैन सी मॉडर्न नावल। इस दौर के अंदर नावल्स के ऊपर काम हुआ जो कि वर्जीनिया वुल्फ हैं। पोइट्री के अंदर आपके W.B. येट्स और T.S. एलियट ने बहुत 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 ज़्यादा कमाल का लिखा। ड्रामा के अंदर भी इनका शुमार किया जाएगा बर्नार्ड शाह साहब का। और ऐसे और क्रिटिसिज्म, इनमें से कुछ राइटर्स ने क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया। T.S. एलियट हिमसेल्फ, इसने भी क्रिटिसिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये थी जी कुछ राइटर्स और मेजर जॉनरास या मेजर फॉर्म्स जो लिटरेचर के अंदर आई थी। इन स्लाइड्स को जो इस तरह के राइटर्स और फॉर्म्स वाले होते हैं ना, इनको लाजमी तौर पे सेव कर लिया करें जी। ये था जी हमारा पीरियड। अब हम पीरियड देख लेते हैं कि एंड किस तरह होता है। व्हाट वाज दैट रीज़न जो कि इसके ख़ात्मे का सबब बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, 5-6 साल तक जो दूसरी जंग अजीम लगी रही थी, क्रिएटेड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड चेंज द वर्ल्ड। इस जंग ने बहुत सी तब्दीलियाँ की। वो जो हिरोशिमा नागासाकी वाला मामला था वो भी यहीं पे ही हुआ था। इसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। दुनिया का इसने रुख बदल के रख दिया था। जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब है वो भी इसी जंग के अंदर यूज़ किए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर 1945 सोसाइटी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड लिटरेचर एंटर्ड अ न्यू फेज़। वो जो 4 चीज़ें पिछले दौर के अंदर आई थी उनका रुख बदल गया। पहले कुछ और था, यकदम से उसके अंदर एक सडन ब्रेक आया जिसकी वजह से एज के अंदर भी ब्रेक आ गया। Writers started focusing on new issues like globalization, new technology, changing identities, new social problems। ये 4 नए इश्यूज़ थे। पिछले इश्यूज़ को भूल के नए इश्यूज़ राइटर्स के सामने आए तो उन्होंने इनके ऊपर फोकस किया। जैसे इश्यूज़ चेंज हुए वैसे ही एज भी चेंज होगी। बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस द स्टाइल ऑफ लिटरेचर आल्सो चेंज्ड। देखा जी बात आ गई ना, जैसे चेंजेस के ऊपर फोकस बड़ा चेंज हुआ वैसे ही एज के अंदर भी चेंज आ गया। द मॉडर्निस्ट मूवमेंट डिक्लाइंड एंड द न्यू पीरियड कॉल्ड द पोस्ट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी पीरियड बिगेन। तो वो जो मॉडर्न एज थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो पोस्ट मॉडर्निज़म शुरू होता है। और पोस्ट मॉडर्निज़म को कंटेम्प्रेरी एज भी कहते हैं, कंटेम्प्रेरी पीरियड भी कहते हैं। Because of these changes, the style of literature also changed. The modernist movement declined, and the new period called the postmodern और contemporary period began। वो सेम बात की गई। तो ये था जी आपका सेकेंड लास्ट एज, मॉडर्न एज। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लास्ट पीरियड के अंदर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।